तो इसके पहले कहाँ तक हो गया था, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन देख लिया था हमने ना। डी ब्लॉक में शील्डिंग पावर थोड़ा सा कम होता है, फिर जाकर के एफ में और भी कम हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन था, वो भी देख लो। 4F में जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये ऐसे, ये वाला 4F रहता है आपका, तो ये रहता है सीने पर नदियां, इस टाइप से हमने बना रखा है ना, सीरियम है या प्रिज्मोडाइनियम है, और इस टाइप से नदियां प्रेम की समाई, ये ऐसे करके है ना। अब देखो ये पूरा जो सीरीज रहता है 14 एलिमेंट्स का, इसमें क्या रहता है, ये सीरियम का साइज थोड़ा स्मॉल होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए, उससे भी स्मॉल इसका है, फिर इससे कम, फिर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। बट यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ इन्हें पर ये यहाँ थोड़ा सा और आगे तक मैं कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं बता देता हूँ, है ना। ये होगा, ये ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये जो यूरोपियम होता है ना, ये यूरोपियम बच्चों आपका ये फर्स्ट में आ जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये यूरोपियम जो है, इसका साइज सबसे लार्ज होता है, इससे कम फिर सीरियम, फिर प्रिज्मोडाइमियम, फिर इस टाइप से आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, ये मैंने बता दिया। ये 4F में होता है, और ये होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा लार्ज हो जाता है, जो सबसे पहले आता है इनके पूरे सीरीज में, ये जो 4F की सीरीज होती है इसमें, ठीक है। अब एक और होता है, और क्या बाकी था, डी ब्लॉक ट्रांजिशन हो गया है, और उसके बाद एफ ब्लॉक भी हो गया आपका, ठीक है। और एफ ब्लॉक में और कोई चीजें ऐसी बची नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ही करते हैं, है ना। नेक्स्ट फैक्टर आपका क्या है, अच्छा हाँ, इसमें सॉरी, ये जो अभी मैं बता रहा था, जैसे इसमें आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें एक सीरीज होती है 3D की। तो 3D में क्या बोलते हैं हम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। और यहाँ 4D सीरीज जो होती है, 4D में कौन आते हैं, ट्रियम, जिरकोनियम, इस टाइप से मोलिब्डेनम, और ये वाले आते हैं। और इसके बाद जो 5D वाली सीरीज है, 5D वाली होती है आपकी लेंथेनम से, फिर हाफनियम, और इस टाइप से। तो यहाँ ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो 3D है, इस 3D से 4D का साइज टॉप टू बॉटम आते हैं, तो इंक्रीज होना चाहिए इन सारे एलिमेंट्स का, तो ये इंक्रीज होता है। बट यहाँ फिर जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से इनका साइज ऑलमोस्ट 4D के इक्वल हो जाता है, ठीक। क्या याद रखना है यहाँ पर, कि ये जो 3D, 4D और 5D है, इनमें आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ इंक्रीज नहीं होकर के 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये 3D से 4D में इंक्रीज होगा, बट 4D और 5D का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई ये क्या होता है, देखो किसी भी सॉल्ट को या कोई ऐसा कंपाउंड हो जो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाए, माइनस में ब्रेक हो जाए, उसका बॉन्ड ब्रेक हो, तो प्लस और माइनस में वो चेंज हो जाए, यानी कि आयंस में, आयंस के फॉर्म में उसके एटम्स ब्रेक हो जाए। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड अगर लेते हैं और उसका हाइड्रेशन कराएं, अब हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ अगर वो रिएक्शन करे, मतलब वाटर में उसको आप डिसोल्व करा रहे हैं, तो उससे इसका हाइड्रेशन हो रहा है, और हाइड्रेशन होने की वजह से उस पर एक लेयर बनती है, और उस लेयर के और न्यूक्लियस के बीच की, उस आउटरमोस्ट लेयर और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई। अब इसका कोई एग्जांपल समझेंगे तभी थोड़ा इजीली समझ में आएगा। हाइड्रेटेड रेडियाई आप देखेंगे NaCl, ये होता है कॉमन सोल्ट होता है। कॉमन सोल्ट आप वाटर में डिसोल्व करा दो, कॉमन सोल्ट को वाटर में डिसोल्व कराओगे तो ये क्या होगा, NaOH। क्यों, क्योंकि यहाँ Na पहले ये ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। कैसा हो रही है, ये Na आपका किस में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में, और Cl कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। ये H2O तो ऑलरेडी वाटर जो ही रहता है, यहाँ सपोज आप वाटर रखते हैं, इस वाले आपका जो चैम्बर है इसमें क्या है, वाटर है। अब इस वाटर में क्या है, सॉल्ट आपने डाला, तो ये Na प्लस और Cl क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये Na प्लस और Cl माइनस जो होगा, इसके साथ
कौन इजीली अट्रैक्ट इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, सोडियम की तरफ। वाटर में क्या है, वाटर में ऑलरेडी H2O है, तो H2O कैसा रहता है आप सभी जानते हैं, OH माइनस के फॉर्म में और H प्लस के फॉर्म में। तो ये जो प्लस है ये इजीली अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, Cl माइनस की तरफ, और Na प्लस की तरफ इजीली अट्रैक्ट होगा OH माइनस। तो यहाँ आपका ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन होगा कैसे, हाँ इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ जो ये दो आप कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व कराओगे तो प्रोसेस कौन सी हुई आपकी, ये हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है, हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि आपने यहाँ Na और Cl यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इससे बना आपका Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। अब इधर आपका कौन प्रेजेंट था, H2O है ना, OH माइनस और एक और क्या था आपका H प्लस, ऐसा देखो ये था आपका H प्लस प्लस OH माइनस। तो अब क्या हुआ, अब यहां आपका ये जो Na प्लस था इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ OH माइनस के साथ, और ये जो Cl माइनस था इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ किसके साथ, H प्लस के साथ। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस हो गई। अब हाइड्रेटेड रेडियाई कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि हाइड्रेटेड रेडियाई कैसे बना। हमने अभी देखा कि Na प्लस में ब्रेक हो रहा है और Cl माइनस में, तो जो Na प्लस आपका है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस। तो यहां ऐसा आप सपोज करो, इमेजिन कि ये इसके साथ क्या है, सोडियम के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए हैं। अब इससे कौन आकर के जुड़ने वाला है, OH माइनस के माइनस चार्ज। तो ये वाले माइनस चार्ज जो है अब इसके साथ इस टाइप से माइनस बिखरे हुए हैं, तो इन माइनस और प्लस में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ। तो इस टाइप से यहाँ ऐसे माइनस बहुत सारे होंगे, ऐसे माइनस OH बहुत सारे होंगे, ऐसे नेगेटिव चार्ज जो इसके साथ इस टाइप से एक चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे। तो एक लेयर ये बनी है, माइनस माइनस चार्ज जो प्लस प्लस के साथ जुड़ रहे हैं, इसका एक ये पॉइंट है एंड पॉइंट, ये यहां तक लेयर फैली हुई है, ठीक। तो यहां तक जो ये लेयर फैली हुई है, इस लेयर के और इस सेंटर में जो सोडियम प्रेजेंट है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड रेडियाई। यहां तक समझ में आया। Cl माइनस के केस में क्या होगा, ये Cl है माइनस में है, अब इसके चारों तरफ भी माइनस चार्ज आपके इस टाइप से फैले हुए। प्लस चार्ज किसका, H प्लस का है ना, H प्लस प्लस OH माइनस होता है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट रहता है। तो इसके साथ जुड़ा आपका कौन, Cl माइनस, और इसके साथ जुड़ा कौन, Na प्लस। तो यहाँ आपका Cl माइनस के साथ कौन आ रहा है, H प्लस। तो H प्लस की भी इस टाइप से ये प्लस चार्ज इस टाइप से रहेंगे, जो Cl माइनस वाले चार्ज के साथ प्लस वाले चार्ज अपने अपने लेयर बना लेंगे, ये बन जाएगी लेयर एक। तो इस लेयर का भी एक लास्ट पॉइंट होगा, इस लास्ट पॉइंट से लेकर के ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर में कैल्शियम का जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज से और इस लास्ट लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक, समझ में आया। तो इसको आप एक डेफिनेशन भी बना के एक स्टेटमेंट भी इसमें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आप लोगों को समझ में आ गया कि H यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये था आपका Na प्लस में और ये था Cl माइनस में, ठीक है, और यहाँ आपका वाटर में प्रेजेंट रहता है कौन, OH माइनस और H प्लस रहता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक कहाँ हुआ था, NaCl में, NaCl के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, और यहाँ H2O जो आपका था वाटर, वो वाटर तो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है नेचुरली। तो यहाँ एक तो हुआ बॉन्ड ब्रेक, फिर यहाँ हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, He बोलते हैं, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, ये इस टाइप से आप बनाओ तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाओ चलेगा, बस आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइड्रेटेड रेडियाई, इट इज
it is the distance, it is the distance between a layer of ions and nucleus of another ion, nucleus of another, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, है ना। और हाइड्रेशन क्या होता है वो तो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं Na प्लस आप अगर लेते हैं, ठीक है, इसका ये इसके साथ आप इसका हाइड्रेशन हो रहा है, इसका हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहां आपने लिया XH2O, तो यहां हाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा Na प्लस H2OX। अब इसका क्या मतलब हुआ, वाटर के साथ पता नहीं कितनी बार हाइड्रेशन हो जाए, Na प्लस के साथ पता नहीं कितनी बार हाइड्रेशन हो रहा है। यानी कि अभी जो मैंने बताया था कि Na प्लस आपका इस टाइप से रहेगा और इसके साइड में इस टाइप से लेयर बन जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लेयर बनेगी। यहाँ पर हो सकता है इस माइनस वाले के साथ कोई दूसरा प्लस आके जुड़ जाए तो ये लेयर और भी आगे बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है। तो उसका कितनी टाइम हाइड्रेशन हो रहा है वो है आपका X। वाटर के साथ हम X क्यों लगा रहे हैं कि कितने टाइम हाइड्रेशन उस एटम का हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्लोरीन है Cl माइनस, यहां YH2 ले लो, क्या बनाएगा Cl माइनस H2O Y। अब ये X एंड Y क्या है, व्हाट इज द X एंड Y, तो यहां आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं X एंड Y are the number of hydration of Na plus and Cl माइनस। यहां तक समझ में आया। अब ये तो हुआ हाइड्रेशन और हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। अब ये किसके डायरेक्टली और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो एक और पॉइंट आता है थोड़ा सा, वो पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। यहां आप इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे He, ये क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये तो सिंपल है, समझ ही गए होंगे कि जब हाइड्रेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी। तो सिंपल है, स्टेटमेंट भी इसमें आप लिख ही लेंगे कि एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड मत लिख लेना, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ वन मोल कंपाउंड, हाइड्रेशन ऑफ वन मोल कंपाउंड। ये आया समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेटेड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब पहला तो ये है कि ये जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो हाइड्रेशन मोर होगा, और एटॉमिक साइज लार्ज तो हाइड्रेशन आपका लेस हो जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं हाइड्रेशन एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो हाइड्रेटेड, ये जो आपका हाइड्रेटेड रेडियस जो हमने पढ़ा है वो क्या होगा फिर, अगर हाइड्रेशन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रेटेड रेडियस भी उसकी कम ही होगी। तो ये हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस, यानी कि HR कर रहा हूं मैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड वो हाइड्रेशन नंबर HN। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रेशन नंबर, यानी कि हाइड्रेशन नंबर कम होगा तो आपका हाइड्रेटेड रेडियस भी कम होगा, और हाइड्रेशन नंबर कम होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी कम होगा, बट एटॉमिक साइज उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ एक ऑर्डर आप ये बना सकते हैं कि ये जो लिथियम है, अब लिथियम से
आप नीचे जाएंगे सोडियम पर, तो टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम। फिर उसके बाद कौन आएगा? रुबिडियम। तो यहाँ लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है? स्मॉल साइज है ना, तो स्मॉल साइज की हाइड्रेशन क्या होगी? स्मॉल साइज यानी कि आपका लिथियम स्मॉल साइज है, तो इसकी हाइड्रेशन क्या होगी? कम, ज्यादा होगी, क्योंकि ये एटॉमिक साइज इसका स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है, तो हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अब वैसे ही आप इधर जाएंगे नेक्स्ट लास्ट में ऐसे रुबिडियम की तरफ, तो और इसके बाद अगर हम सीजियम भी ले सकते हैं, तो सीजियम का एटॉमिक साइज तो और भी बहुत लार्ज हो जाएगा। तो अगर इसका साइज और ज्यादा लार्ज हो जाता है तो हाइड्रेशन इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन लेस हो जाएगा। साइज इंक्रीज, हाइड्रेशन डिक्रीज। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब एक और आप इसका एग्जांपल ऐसा बना के लिख सकते हैं, स्मॉल साइज, साइज आपका स्मॉल है किसी एटम का, ये न्यूक्लियस है उसका, दो ही शेल। यहां आपका लार्ज साइज है, लार्ज साइज। ठीक, हाइड्रेशन क्या होगा? साइज आपका स्मॉल है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन मोर। यहां क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन लेस होगा। यहां तक समझ में आया? या फिर आप अगर इसका चार्ज डेंसिटी भी देखें या चार्ज भी देखें, आयंस पर कितने, कोई भी एटम है जिस पर कितने आयंस है, नंबर ऑफ आयंस, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है हाइड्रेशन। जो भी आपका एटम होगा, Na+ हुआ, Na+ के बाद अब एक इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। देखो ये हटा दूं मैं, यहां एक ऑर्डर में बता देता हूं जो बात अभी मैंने बोली है कि हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hydration is directly proportional to charge on an atom. चार्ज ऑन एन एटम है ना, तो सोडियम ले लो, सोडियम पर 1+ है। अब सोडियम से आप इधर चलेंगे, इसके सामने आप ले सकते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पर 2+ होता है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर 3+ होता है। तो हाइड्रेशन का रेशियो ऑर्डर क्या होगा? हाइड्रेशन का ऑर्डर ये होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आपने क्या बोला है? हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन एटम, तो किसी भी एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका हाइड्रेशन होगा। ठीक, तो ये हो गया एक ऑर्डर। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? देखो इसी में हाइड्रेशन में हम समझते हैं, नेक्स्ट है आपका आयनिक मोबिलिटी, है ना। देखो देखो यहां आपको एक पॉइंट बनाना है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ये जो हमने लिखा है आयनिक मोबिलिटी, ये इस हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक पॉइंट और इसके पहले हमने लिखा था एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज भी हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना। अब सीधा सीधा आपको ये यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेशन के इनवर्सली है तो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली है। तो सीधा सा आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपका लिथियम है तो इसका साइज स्मॉल रहेगा ना, तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसका आयनिक मोबिलिटी भी लेस रहेगा। तो इसका साइज स्मॉल है, इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी कम और हाइड्रेशन उसका क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका आप ऑर्डर बनाएंगे, तो ऑर्डर कैसे बनेगा? लिथियम यहाँ प्लस लगाना, क्योंकि प्लस में होगा तभी हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम रहेगी। मोर हाइड्रेशन, आयनिक मोबिलिटी लेस। नेक्स्ट है आपका सोडियम, तो सोडियम भी, सोडियम में हाइड्रेशन तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ ना, तो हाइड्रेशन तो कम हो गया बट आयनिक मोबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आगे की तरफ आप जाएंगे तो ये होगा आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इस टाइप से आपका ये ऑर्डर बनेगा। तो ये किसका ऑर्डर है? आयनिक मोबिलिटी का। अब देखो इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूं कि कोई भी स्मॉल साइज का एटम होगा, उस स्मॉल साइज के एटम पर
जितनी लेयर आप किसकी लगाओगे, अदर चार्ज की, ये आपका लिथियम है, अब लिथियम का प्लस चार्ज है, अब उस पर माइनस चार्ज की लेयर बनाओगे, हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, लेयर बन रही है माइनस चार्ज की, तो उस पर जितनी ज्यादा लेयर बन जाएगी उतना ही कम चांस बनेगा कि उसके अंदर से आप आयंस को निकाल पाओ, या और ज्यादा आयंस और ज्यादा चार्ज को उसमें से निकाल पाओ। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, एक बार और बता दें। ये लिथियम है आपका, ठीक है, ये लिथियम प्लस। अब लिथियम प्लस का साइज स्मॉल होता है, उसके पास एटम कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी बता देता हूं फिर से, हालांकि आप लोगों को पता है। ये लिथियम है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 1 होता है, लिथियम प्लस में जाओगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, एक ही शेल रह गई, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना स्मॉल साइज, छोटा सा साइज, इस छोटे से साइज के चारों तरफ माइनस चार्ज की एक लेयर बन जाएगी, ये लेयर आपने अगर बना दी, तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो लिथियम का हाइड्रेशन क्या हो सकता है, ज्यादा, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। अब ज्यादा हाइड्रेशन कैसे होगा, यहां पर माइनस चार्ज के साथ एक और पॉजिटिव चार्ज की लेयर भी बन सकती है, इस टाइप से, ये इस टाइप से बड़ी सी लेयर मैंने यहां बना दी है, तो ये लेयर भी बन सकती है। अब ये लेयर बन गई इतनी बड़ी, यहां इतनी बड़ी लेयर बन गई, अब सीधा सीधा यहाँ क्या बोल रहा है वो, कि हाइड्रेशन हो गया बहुत सारा, इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब बोल रहा है कि आयनिक मोबिलिटी बताओ, आयनिक मोबिलिटी का मीनिंग यही हो रहा है कि इसमें से अब यहाँ जो सेंटर में आपका लिथियम है उससे फिर आयंस निकाल के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन ही इतना सारा हो गया ना। आप यहां से इस लेयर से यहां तक पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा अंदर तक आपको जाना है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वहां से भी आयन निकाल के ला सको, इसका मतलब इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा, और जो कि क्या है, साइज के, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, कि इसका साइज स्मॉल है तो आयनिक मोबिलिटी भी कम होगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन होगा, कि हाइड्रेशन तो इसका बहुत ही ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गया, बट साइज इसका स्मॉल है, इसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी भी कम है। अब सेम पॉइंट आप वहां देखो सीजियम के केस में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक जाओ। अब सीजियम के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक साइज आपका बहुत साइज लार्ज, तो हाइड्रेशन इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन लेस होगा, हाइड्रेशन कम होगा, ठीक, तो हाइड्रेशन कम होगा और एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक, तो सीधा सीधा ये वाला ऑर्डर आपका बनेगा कि एटॉमिक साइज स्मॉल तो आयनिक मोबिलिटी कम, और एटॉमिक साइज लार्ज तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, ठीक, ये बनेगा। अब यहां तक तो हुआ, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी देखो जरा, ये तो हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेटेड रेडियाई, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी, डेंसिटी कैसे इफेक्ट करेगा साइज को, वो देखते हैं। देखो पहला तो ये कि डेंसिटी, क्या हम फॉर्मूला लिखते हैं डेंसिटी का, कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो डेंसिटी होगा आपका मास बाय वॉल्यूम। अभी सीधा सा यहां आपको याद रखना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर आप देखें सो एक किसी ग्रुप में, है ना, ग्रुप में लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस टाइप से अगर जाते हैं तो डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहां आपने बोल रखा है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा किसी एटम का तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से डेंसिटी भी सभी की बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, वो ये होता है कि ये जो पोटेशियम है ये सीधा किसके पहले ये कहाँ आ जाता है, लिथियम के जस्ट बाद। ये क्यों आता है, इसका जो ऑर्डर बनता है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूं, इट शुड बी, आप एक ऑर्डर इसका बनाएंगे ना, इट शुड बी ऐसा होना चाहिए, बट यहां कैसा होगा, ये होगा आपका लिथियम, ये लिथियम हो गया,
इसके बाद सीधा कौन आ जाएगा, पोटेशियम, फिर आएगा आपका सोडियम, फिर रूबिडियम और इस टाइप से। ठीक, तो ये ऑर्डर बनेगा इसका। ये यहाँ पोटेशियम का एक एक्सेप्शन है। देखो यहाँ ये पोटेशियम आपका पहले क्यों आ रहा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसका 2s में बन जाएगा, ठीक है। सोडियम में 3s में बन जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पोटेशियम में 4s में बन जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का जाता है 4s में। अब देखो 3s में जाकर के अगर इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन वही जा रहा है बस, लेकिन इसका 4s में जाना है, तो 4s में जाएगा तो उसके पहले 3p में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उससे पहले 3s में भी 1 है, 3s में 2 है सॉरी। तो यहां देखो 3s और 3p दोनों फुल फिल्ड है, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर 3d आएगा तो 3d पूरी तरह वैकेंट है। तो ये जो 3d वैकेंट सबशेल रह रहा है इसका, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस रीजन को आप यहां नोट कर लेंगे, ड्यू टू vacant 3d subshell there is abrupt increases the volume, abrupt increases the volume, hence it decreases the density। ठीक, ये होता है पोटेशियम के केस में। ऐसा क्यों होता है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम हो जाती है, क्योंकि इसका 3d सबशेल वैकेंट होता है, उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है अचानक से बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जिसको बोलते हैं, ये होता है। अच्छा हाँ, इसमें ये तो हमने फर्स्ट ग्रुप हमने देख लिया, सेकंड ग्रुप में भी डेंसिटी का ऑर्डर कैसे रहेगा, वहां डेंसिटी का ऑर्डर होना चाहिए। देखो यहाँ आपका बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इस टाइप से होता है, फिर लास्ट में रेडियम। अब यहां तक नहीं जाते हैं, यहां सब समझो, यहां भी ऑर्डर आपका ये टॉप टू बॉटम वाला ऑर्डर लिखा है मैंने, तो यहां भी आपका डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए, बट यहां भी एक्सेप्शन होता है, तो आप सिंपल सा वो लिख लेना। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम सबसे कम उसका डेंसिटी होता है, कैल्शियम के बाद होता है मैग्नीशियम, उससे ज्यादा होता है फिर आपका बेरिलियम, ठीक, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रोंशियम, और फिर इस टाइप से चलता है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन भी मैंने लिखा दिया है, ये सेकेंड ग्रुप का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखो हेडिंग डालना है आपको, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, एनर्जी, एंथैल्पी या पोटेंशियल। ठीक, देखो ये क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन बता देता हूं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कोई भी एटम रहेगा, हाँ, उसको आप थोड़ा डीप में, जैसे अब मैं पूरा इसको डिटेल में लिखूंगा, स्टेट इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from outermost shell of an atom, outermost shell of an atom in its isolated और गैसियस फॉर्म, है ना, गैसियस, ऐसा करो, आइसोलेट इन इट्स, इसको कैसा लिखेंगे, इन इट्स आइसोलेटेड फॉर्म एंड
gaseous state, gaseous state, it is called ionization energy, it is called ionization energy, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ionization potential। ठीक, अभी क्या बोला हमने, कोई भी एटम होगा वो आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में भी, तभी हम जो इलेक्ट्रॉन उसमें से आउटरमोस्ट शेल में से रिमूव कराएंगे उसको, उस जो जो एनर्जी वहां पर रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब एग्जांपल देखो, सोडियम ले लो, एटॉमिक नंबर तो 11 होता ही है, स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, सेकंड सेल में 8, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सा आपको पता चल गया है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसको आपको रिमूव कराना है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। कंडीशन ये है कि सोडियम आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, Na2 होगा तो उसके लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, सोडियम आपका आइसोलेट फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए। आप जब इस स्टेटमेंट, इस डेफिनेशन को लिखेंगे ना, तब आप इन दो पॉइंट को यहाँ पर आइसोलेटेड फॉर्म इनको अंडरलाइन करके रखें एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, आपने जो डेफिनेशन लिखा है इसमें ये दोनों अंडरलाइन कर लेना, ये दोनों वर्ड जो हमने लिखे, आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब यहाँ आपके पास सोडियम है तो यहाँ ये आइसोलेटेड फॉर्म में तो हो गया, बट अभी इसके लिए एक कंडीशन और बची आपकी, ये गैसियस फॉर्म में भी होना चाहिए। अब सोडियम वैसे तो क्या होता है, सॉलिड होता है, ऐसे आइसोलेटेड फॉर्म में है ये माना, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, तो उसके लिए आपको गैसियस स्टेट में उसको लाना है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, Na, और इसको देना पड़ेगी एक एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी, ये एनर्जी है आपकी Se। ऐसी का मतलब क्या, सब्लिमेशन एनर्जी, यानी इसको आप क्या करोगे, सब्लिमेशन एनर्जी दोगे तो ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ये Na यहाँ पर क्या था आपका सॉलिड, Na कैसा बन गया, गैस। अब जो अगला काम आपको करना है, ये Na जो है आपका गैसियस फॉर्म में, अब यहाँ देखो ये गैसियस फॉर्म में है, अब इस गैसियस फॉर्म वाले एलिमेंट आपने जो सोडियम लिया है, इसके आउटरमोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो ये बनेगा Na+। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, Na+, बट ये कैसा है, गैसियस फॉर्म है। तो इस एनर्जी को, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए फ्रॉम एन एटम, आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझे? तो इसके लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ आप इसमें लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसको आप देंगे तो ये बनेगा आपका Na+ में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक, अब देखें हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन आयनाइजेशन एनर्जी दी आपने, ये Ie, ये आयनाइजेशन एनर्जी से क्या हुआ, H आपका यानी कि हाइड्रोजन ये प्लस में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में हो प्लस क्या हो, गैसियस स्टेट में भी हो, तब हम उनमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं उसको कहते हैं, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक होता है सक्सेसिव एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यहां एल्यूमिनियम का एग्जांपल हम ले तो एल्यूमिनियम में Al फर्स्ट टाइम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, ये होगा आपका Al+, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, ये होगा आपका Al2+, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये होगा आपका एल्यूमिनियम 3+। ठीक, अब देखो इसके लिए आपको ये सक्सेसिव एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब पहले एलिमेंट आपका क्या था, आइसोलेटेड फॉर्म में था, फिर वो 1+ में गया, 2+, 3+ में गया। अब वो वहां आपका एक ऑर्डर बन रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर देन, ये इसको फर्स्ट लिखो है ना, इज लेस देन, और इसके बाद होगी क्या, लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या है, अब आपको यहां बताना है कि इनमें से Al+ के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, तो यहां आप लिखेंगे, इसमें ये नोट डाल के लिख लेना, एक काम करो, ये लिखा आपने नोट, और यहां लिखा
यहां क्या लिखना है, IE2 is the first, IE4, IE2 is the first IE4 Al प्लस। ठीक है, ये जो आपका क्या है IE2 है, ये IE2 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसके लिए, Al2 प्लस के लिए। अब क्योंकि Al2 प्लस में जब एटम था तब हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी तो ये Al2 प्लस में गया, तो ये इसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुआ। अब ऐसे ही यहाँ 3 लिखना मैं भूल गया है ना, यहाँ 1 करना, यहाँ 2, यहाँ 3। अभी क्या बोल रहा है वो कि यहाँ अगर ऐसे ही हम और बाकी का भी देखें, एंड ऐसा इसको कंटिन्यू कर लो, फिर एक काम करो, एंड IE कौन सा लेंगे 3 इज द फर्स्ट IE4 Al2 प्लस। ठीक, तो बच्चों ये तो था आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंपल सा इसकी डेफिनेशन। अब एक चीज और है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, लेकिन ये क्या है कैटायन के केस में पॉजिटिव रहेगा। तो यहां आप इसमें लिख ले, एक स्टेटमेंट बना ले इसको, इसमें लिखना है IE इज ऑलवेज पॉजिटिव but in case of anion it may be नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है ये एनायन के केस। अच्छा, एक और चीज होती है, एनायन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एटम खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो वहां फिर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन वहां रिमूव नहीं कराएंगे, वहां क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, तो वो बन गया आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल सा आप ऐसा समझो कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, यानी कि आपका IE है, IE क्या है आपका पॉजिटिव, तो रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये यहां क्या लग रहा है, एनर्जी लग रही है आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। देखो सिंपल सा मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ एटम की जो शेल है, ये शेल में से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ रही है, और एलिमेंट ने एक्सेप्ट की है एनर्जी, इसकी वजह से आपकी इसकी जो वैल्यू है IE की, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और आपको पता ही है एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये वैल्यू, ये रिएक्शन होगी आपके एंडोथर्मिक टाइप की। वैसे ही अगर IE आपका कैसा हो, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव IE होगा तो इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर क्या होगा बच्चों, एनर्जी एक्सेप्ट होगी, रिलीज होगी, क्योंकि ये तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंसीडर हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। तो ये समझो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी लग रही है आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में, तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एनायंस, यानी कि जैसे ऑक्सीजन 2- हुआ, फ्लोरीन 1- हुआ, इस टाइप के जितने भी एटम्स होंगे उनमें क्या होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक। तो ये तो हुआ बच्चों आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी शॉर्ट में डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। कैसे होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब देखो ये है आपका सिंपल सा, अब यहां डिस्कस करेंगे हम इन अ ग्रुप, है ना। अब ग्रुप में हमें डिस्कस करना है
इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, तो साइज इंक्रीज होगा, और यहाँ हमने लिखा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ा साइज तो वैल्यू कम। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या होता है, देखो ये है आपका, ये तो है न्यूक्लियस, अब इसके यहां हमने लिया शेल बनाई, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर एक इलेक्ट्रॉन अगर है, तो यहां आप इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, इस पर अप्लाई हो रहा है आपका अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो इसको निकालना हमें, ये है, सपोज हमने एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने किसी भी एक एटम का, फ्लोरीन का ले लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कितना होता है, देखो, या लिथियम का ले लिया, चलो लिथियम का एग्जांपल लो, तो लिथियम आपका क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, अब इसका एटॉमिक साइज होता है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी सेकंड शेल में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ये है ऐसा, तो इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स जो अंदर है न्यूक्लियस में वो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे करके, इसको एनर्जी दी हमने आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको रिमूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी बच्चों, ठीक है ना, क्या होगा, यहाँ आपका स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका मोर होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका मोर होगा, साइज लेस तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर, तो सीधा सीधा Ie की वैल्यू आपकी क्या होगी, Ie की वैल्यू होगी आपकी ज्यादा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ रहा है। सेम अगर आप इसकी बजाय सोडियम या पोटेशियम का साइज देखो, तो पोटेशियम का 19 होता है, अब 19 में क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, थर्ड शेल में होंगे आपके कितने, 9, यहाँ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाली शेल में। तो अभी क्या हो रहा है बच्चों की, बाहर वाली शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और शेल भी आपकी 1 2 3 थर्ड नंबर की शेल आ गई है, तो इसका साइज बड़ा हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा यहाँ आपको बताना है, अगर लार्ज साइज रहा है ना, तो लार्ज साइज के केस में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका हो जाएगा कम, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि वहां क्या होगा, बहुत दूर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बीच में शील्डिंग इफेक्ट अलग लग जाएगा, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा, तो सीधा सीधा Ie की वैल्यू यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी, समझे। तो इस टाइप से फर्स्ट पॉइंट ये था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है तो वो भी देख लेते हैं। इन ग्रुप है ना, हमने क्या लिखा है ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होगा, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों बेरिलियम, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम है ना, और ये है आपका थेलियम। तो ये जो होते हैं इनमें क्या होगा, एटॉमिक साइज तो आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर इनमें साइज इंक्रीज होगा, तो आपने बोला है कि ये साइज का इनवर्सली है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एटॉमिक साइज आपका क्या है, इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, वो होती है डी ब्लॉक की वजह से। यहाँ आपके डी ब्लॉक ट्रांजिशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, तो ये गैलियम का साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, एज मतलब लिथियम एल्यूमिनियम से लार्ज इसका साइज होना चाहिए, बट ये ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, लेस देन एल्यूमिनियम और इक्वल, इसके बराबर या इक्वल ही हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ये ऑर्डर हम लिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं होकर के कैसा हो जाता है, देखो आप यहाँ ग्रुप में, अभी मैंने जो ग्रुप में पहले बताया वो चीज लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ एक एक्सेप्शन करके ऐसा बनाना, एक्सेप्शन करके बनाना, यहाँ ऐसा एक्सेप्शन करके एक हेडिंग बनाना, उसमें लिखना आप ये वाला होना चाहिए, बट क्या हो जाता है फिर, ये ड्यू टू है ना, देखो यहाँ आप एक काम करना, ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होना चाहिए था, इट शुड बी, बट ये कैसा होता है वो देख लो। तो यहाँ आपका बोरॉन आएगा, उससे ज्यादा साइज किसका होता है, एल्यूमिनियम,
अब देखो यहाँ हो जाता है आपका ग्रेटर देन, है ना, ये गैलियम का जो साइज होता है ये होता है आपका लेस देन एल्यूमिनियम और इक्वल टू एल्यूमिनियम, है ना, लेस देन और इक्वल हो जाता है, ऑलमोस्ट इसका लेस देन और इक्वल होता है। तो ये जो इक्वल साइज इसका हो जाएगा गैलियम का, तो इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, Ie ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल और ग्रेटर देन, है ना, Ie ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल और ग्रेटर देन गैलियम, ठीक है, ड्यू टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अब वैसे ही सेम तो यहाँ ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आप इसके बाद इंडियम की तरफ जाएंगे तो इंडियम का आपका इससे ज्यादा होगा, बट फिर से उधर जो आपका थेलियम आता है, थेलियम का फिर से साइज इक्वल होता है, तो साइज इक्वल होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी आप सीधा सीधा इसको पहले थेलियम को रखो और उससे कम होता है किसका, लेस देन और इक्वल टू, ये होगा थेलियम का क्या होगा, इंडियम के इंडियम यहाँ इंडियम आएगा ना, ये इंडियम आ गया। तो आपको ये चीजें याद रखना है बच्चों, ठीक। तो इस टाइप से ये होता है एक्सेप्शन है। तो ये किस वजह से होता है, चलो ये भी देख लो, ये जो थेलियम का आया है ये किस वजह से आया है, तो यहां भी एक रीजन आपको सिंपल सा लिखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। तो ये होता है बच्चों एक एक्सेप्शन ग्रुप में हो गया। एक आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मैं बता देता हूं, चलो एक काम करो, एक और एक्सेप्शन डी ब्लॉक में भी है तो वहां भी लिख लो। वहां कैसा होना चाहिए, 3D 4D एंड 5D, ये साइज होता है, साइज ऐसा होता है, बट साइज भी ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है 4D एंड 5D का। तो यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसा हो जाएगा, स्कैंडियम से नीचे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ कौन आता है, यूट्रियम, और इसके नीचे आप जाते हैं तो यहाँ लैंथेनम आता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा आपका, इट्रियम का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इट्रियम का, क्योंकि उसका साइज स्मॉल हो जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं ना तो साइज थोड़ा स्मॉल हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इट्रियम का ज्यादा होगा, उससे कम होगा आपका स्कैंडियम का, और उससे भी कम होगा आपका लैंथेनम का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गया पहले 4D, फिर उससे कम कौन आ गया 3D, और उससे भी कम कौन है 5D, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक एक्सेप्शन था बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चले पीरियड में। चलो पीरियड में कैसे होगा, अब पीरियड में तो आपको पता ही है, सिंपल सा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज, है ना, इन अ पीरियड, पीरियड। अब देखो पीरियड में तो as we go to left to right size, atomic size decreases, है ना, atomic size decreases as ionization enthalpy increases, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर ये भी एक तो ये पॉइंट याद रखना, बट इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शन है वो भी याद रखना। तो देखो यहाँ दिक्कत क्या होती है कि कुछ एटम्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है, कुछ का ज्यादा हो जाता है, और जबकि हम जा रहे हैं कहाँ, लेफ्ट टू राइट। तो अब देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स में बता दूं आपको, एक्सेप्शन करके इसको नोट कर लेना। देखो यहाँ आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि नाइट्रोजन से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नाइट्रोजन का कम और ऑक्सीजन का, हमने बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का लेस और ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, बट ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, अब यहाँ रीजन भी लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है इसमें, इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रोल है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2 2s2 2p, ये 2p होता है इसका 3। बच्चों यहाँ डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एटम का हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। तो ये सीधा सा आप इस पॉइंट को ऐसा लिख सकते, यहाँ मैं ये थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ, देखो हटाओ इसको, ये पूरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ड्यू टू, है ना, ड्यू टू हाफ फील्ड एंड
fulfilled electronic configuration ionization enthalpy may be changed। अब एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन। अब ऐसा होना चाहिए था, हमने बोला है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, बट देखो यहाँ लिखना है बट नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर एंड ऑक्सीजन की लेस ड्यू टू, ये लिखा है आपने हाफ फील्ड। देखो यहाँ क्या बोला गया है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, वो किस कारण से है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और हाफ फील्ड कैसे हुआ, 2p में कितना हुआ 3, तो 3 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो वैसे इस ये नाइट ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का तो 2p में 4 होता है, तो इसका हाफ फील्ड तो है, बट ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है इसका, ठीक है ना। तो ये आप क्या बोलेंगे, नो नेदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, ठीक है। ये देखो 1 2 3 एंड 4 इस टाइप से। तो ये रीजन होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सल्फर और फास्फोरस में देखें, ये फास्फोरस और ये सल्फर, तो इधर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ज्यादा होना चाहिए, बट क्या होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये किस वजह से, P के, ये जो फास्फोरस है इसके 3p में 3 होता है, और इसके क्या होता है 3p में 4 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नेदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब सीधा सीधा आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी क्या बताया है, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। तो ये तो रही पीरियड की बात, लेकिन यहाँ एक रोल और प्ले करता है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो किस, उसके 2 टाइप्स होते हैं जिनमें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, और वो कौन सा टाइप से, फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब वैसे ही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लास्ट में आपके कौन आते हैं, इनर्ट गैसेस आती है ना। तो इनर्ट गैसेस में क्या होता है, इनर्ट गैसेस का साइज, हमने जब साइज पढ़े थे तो हमने बोला था कि ड्यू टू वंड वाल रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो वंड वाल रेडियस हमने पढ़ा था उसमें एक होता था नॉन मेटल्स और एक था इनर्ट गैसेस। तो वंड वाल रेडियस की वजह से उनका साइज बढ़ जाता था, ठीक है। तो उनका वंड वाल रेडियस की वजह से साइज बढ़ता है, और दूसरा चीज अब यहाँ पर एक तो क्या होगा कि उनका एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां पर क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ, ये है हम किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एक इनर्ट गैस के पीरियड में उसके जो जितने भी पीछे के एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, बट उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू, है ना। देखो बट ये यहां आप ऐसा करके लिखेंगे, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर ड्यू टू हाफ फील्ड, यहां आप लिखेंगे ड्यू टू फुल फील्ड, ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड होता है, सभी के p में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। नियोन का होगा तो p6 2p6, ऑर्गन का होगा तो 3p6, क्रिप्टॉन का होगा तो 4p6, ऐसा करके सभी के p में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट ये हो गया पीरियड में और ग्रुप में देखा हमने, एटॉमिक साइज देख लिया। सेकंड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन, ये ENC। अब बच्चों इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है। ENC यानी ये है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप जानते ही हैं, एटॉमिक साइज में न्यूक्लियस से जो चार्ज लगता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सिंपल सा अगर साइज स्मॉल हुआ तो स्मॉल साइज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या लगता है, ज्यादा, है ना। देखो स्मॉल साइज के लिए ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होगा, ENC मोर, है ना। तो अब इसको ऐसा लिखो, तुम एक काम करो, ये है आपका एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC, ENC यानी कि एटॉमिक साइज लार्ज तो ENC, ये नहीं सॉरी इनवर्सली होगा ना, इनवर्सली होगा ये,
ये हो गया आपका कि एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो ईएनसी लार्ज होगा, नहीं ईएनसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब आपको देखना क्या है, आपका आयनेशन एंथैल्पी। अब देखो ये इसकी वैल्यू आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर ईएनसी की वैल्यू अगर क्या होगी ज्यादा, तो ये उसको जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको रिमूव कराने के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, ईएनसी के। आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ईएनसी का, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा, और ये इसका साइज का इनवर्सली होता है ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज स्मॉल होगा। तो सिंपल हमने ग्रुप में वो देख ही लिया है, तो ये पॉइंट भी था। नेक्स्ट एक और बता देता हूं, इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है हमने। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो शील्डिंग इफेक्ट होता है आपका, ये जो एटम का साइज है इसकी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल जो है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, ये देखो ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के टुवर्ड्स, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इनका काम क्या होता है, ये उन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ये उन्हें बाहर की तरफ, और इधर न्यूक्लियस की तरफ इनका अट्रैक्शन भी है, तो ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं और इधर उनको रिपेल कर रहे हैं। मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है एटॉमिक साइज को इंक्रीज कराने का काम करता है, ये उनको बाहर वालों को रिपेल करेगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी जितना ये रिपेल करेंगे, जितना दूर इलेक्ट्रॉन को भेजने का काम करेंगे उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जा सकता है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू IE। ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हुआ शील्डिंग इफेक्ट, ये इस टाइप से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। फर्स्ट होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी देखो ये क्या बोल रहा है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रिएक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब रिएक्टिविटी कैसे उसकी पता करते हैं किसी भी एटम की, तो वो है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स more as reactivity more, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पर, जो टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन इज मोर एज रिएक्टिविटी मोर, यानी कोई भी एटम हम लिथियम से, हमारा जो टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, ग्रुप में हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस टाइप से जब लेते हैं तो यहाँ क्या है, लिथियम का रिएक्टिव टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है लिथियम की, लेस है। मतलब ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, है ना, और उससे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, इस टाइप से रिएक्टिविटी इसकी बढ़ती है। अब यहाँ रिएक्टिविटी के मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके इनवर्सली होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको याद रखना है इसकी लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है आपका, लेस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस, और रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी है आपका, रिएक्टिविटी भी लेस हो जाएगा, सॉरी हाँ रिएक्टिविटी भी लेस होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन एज इज मोर एज रिएक्टिविटी मोर, तो यहाँ ये तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट ही नहीं कर रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी भी कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगा, ठीक। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, तो वो भी नोट करा देता हूं मैं। देखो जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन्स में अगर आप सोचते हैं कि इस टाइप से में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इंक्रीज होता जा रहा है रिएक्टिविटी, तो वैसे यहाँ हैलोजन्स में ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, आयोडीन, आयोडीन के बाद आता है ब्रोमीन, फिर आएगा आपका क्लोरीन और फिर आएगा फ्लोरीन, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ऑर्डर इसका हैलोजन्स में रिएक्टिविटी का। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, पहले आयोडीन और फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन आएगा, ठीक। तो इस टाइप से बच्चों ये तो हुआ रिएक्टिविटी। अब नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, देखो
सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। देखो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसको बोलते हैं वो देख लो पहले। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है आपका, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं इनको। एजेंट ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स। ठीक, तो ये होते हैं। अब हम रिएक्टिविटी देखें। अगर देखो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है? वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम। ठीक, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर मोर या रिड्यूसिंग एजेंट आपका अगर होगा, हाई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ग्रुप में डिस्कस करें। फर्स्ट आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम से ले, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट ये लिथियम नहीं करता है। यहां आपने क्या बोला है कि डोनेट करने वाला क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ये होगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अब यहां भी एक एक्सेप्शन आ गया। ये ऐसा क्या, यहां क्या होता है? देखो यहां होता है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। ठीक, अब सीजियम से क्या होता है? लिथियम। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर? लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। समझना यह है, लिथियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज वेल एज इट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? लिथियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज वेल एज इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, यहां तक होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ लिया है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आईई या आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आईई और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों सेम नेम होते हैं। इनमें से सेम नेम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनके रिएक्टिविटी एप्लीकेशंस देख लिए हैं। इसके पहले हमने सभी ग्रुप में पीरियड में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख लिए हैं, तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि कैटायन के केस में या पॉजिटिव चार्ज के केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, बट इन केस ऑफ एनायन इट में बी नेगेटिव। तो एनायन के केस में नेगेटिव हो सकती है। और एक और अलग पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स के लिए ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट डालना है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसको कैसे लिखते हैं? ई ए, है ना। देखो इसका नेम, फुल नेम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जब कभी आप किसी इलेक्ट्रॉन एटम के ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, अब ये जो लास्ट सेल इसकी रहती है, आउटर मोस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? क्या बता रहे हैं? लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप इसको ऐड करा रहे हैं, अब ऐड कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और बताता हूं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो क्या लिखना है? इट इज द एनर्जी, द एनर्जी released during add an electron to outermost shell of an atom, अब देखो यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां हमने क्या बोला था? एनर्जी
रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझे? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। यहाँ इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9। अभी आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज, एनर्जी होगी आपकी रिलीज, और उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी ये क्या होगा, ये चला जाएगा फ्लोरीन 9 से 10 में, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ साइज में क्या आएगा, सेकेंड शेल में 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये देखो सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया? तो सिंपल सा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे आपको याद होना चाहिए, चैप्टर के ही अंदर है, पीरियोडिसिटी वाले में हम सारे टॉपिक एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो गया, सिंपल सा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी आप क्या बताएंगे कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज, तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं। ऐसे एटम्स जिनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पर एनर्जी रिलीज होती है। समझ में? अभी एक चीज और क्लियर कर दें, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना एटम, तो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो एनर्जी रिलीज होगी होगी। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, और एनर्जी देना पड़ेगी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब बोलेंगे तब आपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, जब आपने दिया और एटम ने एक्सेप्ट भी कर लिया इजीली, तो जब इजीली एक्सेप्ट कर लिया तो वहां आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और एटम खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज शेयर्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड में अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? अब देखो डेफिनेशन लिखो, पहले यहां पॉइंट लिखना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में EN करते हैं। पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, या ऐसा करना, विच इज शेयर्ड इन, which is shared in a covalent bond of that atom। ठीक, अब देखो बॉन्ड में हम डेफिनेशन देखते हैं, बॉन्ड में उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कैसा है, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 होता है। इसका होता है आपका 2p 3p में, 3p में कितना होता है, इसका होगा 3p में आपका 5। यहाँ क्या है, इस टाइप से इसका ये है साइज। अब ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने p के 5 में यहाँ ऐसा बनता है, देखो ये होता है 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखा है। हाइड्रोजन का 1s, इसके तो 3p में कितना था 5, इसके 1s में 1 था, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के साथ शेयरिंग हो रही थी। अभी देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन की पावर इतनी ज्यादा है कि इसका भी इलेक्ट्रॉन, यानी ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्लोरीन की ज्यादा है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ था, इस कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर इसकी ज्यादा है। दैट मींस क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया?
तो ये पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ग्रुप हमारी पीरियोडिक टेबल में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे एटम्स की होती है, सिंपल है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है। अब जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप अगर कंपेयर करके देखते हैं टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी सीधा सीधा डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब आप चाहो तो यहाँ एक लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक, ये हो सकता है। अब यहाँ ग्रुप में इसको देख भी लेते हैं, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। लिथियम का होता है 1.0, सोडियम का होता है 1, सोडियम का होगा आपका 0.9, और पोटेशियम का होगा आपका 0.8, वैसे रूबिडियम का होगा आपका 0.7, वैसे सीजियम का होगा, सीजियम का बच्चों फिर से इक्वल हो जाता है तो इसका भी होता है 0.7, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर में कर देता हूं मैं देखो यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होगा 2.1, ये एक स्केल होता है बच्चों, तो स्केल को जैसे पाउलिंग स्केल हुआ, इस टाइप से स्केल्स हैं, तो उन स्केल्स में इनको मेजर किया जाता है। तो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का है, फिर इसके बाद नीचे आता है तो लिथियम का होता है 1.0, फिर उसके बाद सोडियम का होता है आपका 0.9, उसके बाद पोटेशियम का होता है 0.8, रुबिडियम का 0.7, सीजियम का 0.7, ये ऑलमोस्ट सेम होने लगता है फिर नीचे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब टॉप टू बॉटम, ये सॉरी टॉप टू बॉटम जाने पर हुआ है। अब लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लिथियम के सामने बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम का बच्चों सीधा सीधा 1 पॉइंट मतलब 0.5 इंक्रीज होगा, तो 0.5 इंक्रीज होगा तो लिथियम का 1 और इसका होगा 1.5। सेकंड इसके सामने आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है बच्चों 2.0, इसके बाद आता है नाइट्रो वो बोरॉन, बोरॉन बोरॉन आएगा ना, सॉरी बोरॉन आएगा। अब बोरॉन के सामने आता है आपका कार्बन, कार्बन का होता है 2.5, इसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो इसका होगा 3.0, और फ्लोरीन का होगा आपका, इसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का होगा आपका 3.5 और फ्लोरीन का होगा 4.0। यहां तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में सोडियम के बाद इधर चलेंगे, तो इसमें बच्चों पहले 0.2 इंक्रीज कराना है, 0.2 फर्स्ट टाइम 0.2 इंक्रीज कराओ, यहां आता है मैग्नीशियम और 0.2 इंक्रीज कराया तो 1.2 हुआ, समझे। अब अगला आएगा आपका मैग्नीशियम के बाद इधर आएगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में अगेन आप 0.2 इंक्रीज कराओ तो यहां हो जाएगा आपका 1.4। अब आपको 0.3 इंक्रीज कराना है, तो देखो एल्यूमिनियम के बाद यहां आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का होता है 1 पॉइंट कितना हो, अच्छा यहाँ भी 3, यहाँ भी पॉइंट, इसमें कितना हुआ था 1.2, तो 3 और 0.3 और इंक्रीज कराओ तो यहाँ होगा आपका 1.5। अब यहाँ कितना होगा, अब यहाँ फिर से 3 इंक्रीज कराओगे तो 0.8 है ना, 1.8 हो गया। अब यहाँ फॉस्फोरस का होगा आपका, फॉस्फोरस में फिर 3 इंक्रीज कराओगे तो यहाँ होगा 2.1, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपको ऑक्सीजन के बाद सल्फर, तो सल्फर में बच्चों 0.4 इंक्रीज कराना है, तो 0.4 इंक्रीज कराया तो 2.5 हो जाएगा, ठीक 2.5। अब अगला कौन आ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन में बच्चों आपको सीधा इंक्रीज कराना है 0.5, तो ये हो गया आपका 3.0, समझ में आया। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, यानी यहां मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, समझ में आया। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके कुछ वो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसमें एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया था, ये इसको कंप्लीट कर लो फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1 है। अब इनमें बाकी में किसी का दिख रहा है क्या, फास्फोरस का दिख रहा है, फास्फोरस का क्या है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम है, तो H एंड P है ना, इनका क्या है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेट। नेक्स्ट बताओ लिथियम का 1 है, बाकी किसी का तो 1 नहीं दिख रहा है। बेरिलियम का क्या है 1.5, इधर एल्यूमिनियम का भी 1.5 है ना। तो देखो बेरिलियम और एक और क्या है आपका बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो ये क्या है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक।
नेक्स्ट बताओ, बेरिलियम के बाद कार्बन का 2.5, सल्फर का 2.5, तो ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम का हो गया। फिर कार्बन एंड सल्फर का भी हो जाएगा आपका, कार्बन एंड सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, और है कितना वो तो आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट और कोई है 3.0 नाइट्रोजन का, क्लोरीन का भी कितना है 3.0, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन एंड क्लोरीन फिर से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये 2.0 किसी का है क्या, बोरॉन के इक्वल नहीं है। तो ये है, ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं, इनको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन सिंपल है, दो तीन है, मैं बता देता हूं जल्दी से। देखो ये है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। देखो फर्स्ट केस होता है if two atoms have same electronegativity, then bond will be नॉन पोलर। अब देखो आप क्या बात कर रहे हैं यहां पर, नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा, बॉन्ड किस नेचर का होगा, पोलर या नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, पहला केस क्या बताया आपने कि नॉन पोलर बॉन्ड होगा, किस केस में, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम में। तो आप यहां अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेंगे तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो यहां क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब यहाँ पर ना इस पर माइनस आएगा ना इस पर प्लस आएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Cl2 होगा तो क्या होगा, सेम, क्योंकि Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहाँ क्या होगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन पर कोई माइनस ना कोई प्लस कुछ नहीं आएगा, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे, ठीक। तो ये होता है बच्चों नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये एक एप्लीकेशन तो फर्स्ट ये हुआ कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड में अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड, ये बॉन्ड का नेचर है। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम डिफरेंट हो तो, इफ two atoms have different electronegativity, then bond will be polar। अब पोलर बॉन्ड कैसे होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बॉन्ड पोलर होगा। यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन का कितना है 4.0, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ 1.6 का हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो अभी 1.9 का होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इस टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। पोलर बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हम क्या बोल चुके हैं पहले से ही कि हाई एक ऐसी पावर जिसकी वजह से वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच सके। तो फ्लोरीन यहाँ पर बहुत ही इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा क्योंकि उसकी पावर हाई है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो यहाँ हाइड्रोजन के पास प्लस आएगा और फ्लोरीन पर माइनस आएगा, दैट इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड, ठीक। तो ये हुआ बच्चों फर्स्ट। अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेकंड पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। देखो एग्जांपल्स देखते हैं, हाइड्रोजन और जो हैलोजन फैमिली के एटम्स हैं उनमें हम रिएक्शन करा करके देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस टाइप से अलग अलग एटम्स के साथ। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना होगा 1.9 का, यानी इसका होता है 2.1 और इसका कितना होता है 4.0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक। देखो यहाँ आप ऐसा बना लेंगे इसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया। अब इधर जाकर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लग जाएगा 2.1 और इसका हो गया आपका 3.5, इसका कितना होगा 3.0 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या 3.5 होता है 3.5, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2.1 और यहाँ हो जाएगा आपका 3.0। तो
तो ये बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वाला पॉइंट, इसका कौन बचा है, थर्ड है आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अब देखो बॉन्ड लेंथ हमने क्या बोला है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो सिंपल सा आपको यहां फॉर्मूला पुट करना है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अभी हमने क्या बोला है कि ये बॉन्ड लेंथ जो है ये आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड यहां सिंपल सा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। समझ में आया? अब कैसे रहेगा एग्जांपल्स भी देख ही लो साथ साथ। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अभी यहां हमने देखा था, यहां हमने देखा कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो यहां ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इधर ज्यादा है और यहां कम है, ऐसे लेस होता जा रहा है धीरे धीरे। अब यहां आप अगर एग्जांपल लेंगे HCl, यहां पर HBr और यहां पर इस टाइप से HI है ना, इस टाइप से आगे बढ़ता जाए तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ यहां कैसी है, कम, तो यहां ऑर्डर दोनों के अलग अलग लिखेंगे हम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा आपका ऐसा, ये बॉन्ड लेंथ यहां कम है, यहां थोड़ी और ज्यादा है, और सॉरी ऐसे यहां कम है, इससे थोड़ी ज्यादा क्लोरीन में, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका अपोजिट हो जाएगा, वो मैं ब्लैक से लिख देता हूं, देखो ये ऑर्डर आएगा, ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा, फिर इससे थोड़ा कम और थोड़ा कम और ऐसा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये था बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये था बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब सिंपल सा यहां पर आपको समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अगर आपका ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा, ठीक, और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो बच्चों ये था आपका पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर।